हाय। सो वी स्टार्टेड विद दिस क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्लास टेंथ पढ़ा। अब क्लास 11th का भी फाइनल चैप्टर है। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर हमने समझा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में पोवर्टी इज़ अ बिग थिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बात किया, स्पेशली एनर्जी एंड हेल्थ। कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वंस अगेन। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन अब फाइनल चैप्टर है दैट इज़ यूनिट 4, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखेंगे हम भारत का और उसके पड़ोसी देशों का, उनका पाथ कैसा है, जर्नी कैसा है। जैसे पाकिस्तान को साथ में हमारे फ्रीडम मिला, चाइना 1949 में ये प्रेजेंट डे चाइना फॉर्म हुआ, देन इसके बाद इन्होंने क्या रिफॉर्म्स लिए, इंडिया के कंपैरिजन में आज ये जो हमारे नेबर्स हैं ये किस पोजीशन पे अभी खड़े हुए हैं। सो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हम मेजर करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स, इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज एंड अप्रेजल। सो ये पूरा जो चैप्टर्स हमने पढ़े 9th 10th 11th and 12th, these are again 12th is yet to come, 9th 10th and 11th, these are वेरी वेरी गुड चैप्टर्स और बहुत अच्छा सॉलिड फाउंडेशन इन चैप्टर्स ने बनाया है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। सो दिस इज़ द फाइनल चैप्टर, यूनिट 4 क्लास 11th इकोनॉमी का फाइनल चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। सी, आज जो वर्ड है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ड है, बट ये बुक लिखी गई है पोस्ट कोविड नहीं, प्री कोविड-19 वर्ड में। ग्लोबलाइज्ड वर्ड है, अभी भी ग्लोबलाइजेशन के हम अगेंस्ट नहीं है। सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने कहा है कि वी आर प्रो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है, सेल्फ रिलायंट होना है, बट वी आर नॉट अगेंस्ट दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ड। Geographical boundaries are slowly become meaningless. It is important for neighboring country in the developing world to understand the development strategy being pursued by their neighbors. So कंपैरिजन होना ज़रूरी होता है, हम देख के समझ पाते हैं कि हमारे पीयर कैसे कर रहे हैं, इसको पीयर लर्निंग भी बोलते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होती है, दिस इज़ मोर सो बिकॉज दे शेयर द रिलेटिवली लिमिटेड इकोनॉमिक स्पेस इन वर्ल्ड मार्केट। इन दिस यूनिट वी विल कंपेयर इंडियाज़ डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस विद टू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक नेबर, पाकिस्तान एंड चाइना। सो लेट अस स्टार्ट दिस कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हमें कंपैरेटिव ट्रेंड समझ में आएगा, इकोनॉमिक और ह्यूमन का, देन डेवलपमेंटल इंडिकेटर, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में जानना, चाइना एंड पाकिस्तान। असेस द स्ट्रैटेजीज दैट दीज कंट्रीज हैव अडॉप्टेड टू रीच देयर प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। सो लेट अस बिगिन। जॉन एफ कैनेडी ने कहा है, जोग्राफी हैज़ मेड अस नेबर। जोग्राफी है, हम अपनी लोकेशन कभी चेंज नहीं कर सकते कोऑर्डिनेट, एंड सो इज़ विद अवर नेबर्स, उनका कोऑर्डिनेट्स भी फिक्स्ड है। History has made us friends, economics has made us partner, and necessities has made us allies. Those whom God has so joined together, let no man put asunder. See how good these lines are. Geography ने neighbor बनाया है, history ने friends बनाया है, economics ने partner बनाया है और necessity ने allies बनाया है. So this is the introduction. In the preceding unit we studied the developmental experience of India in detail. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था, विच हैड वेरिंग इम्पैक्ट इन डिफरेंट सेक्टर। सो हमने ये पढ़ा, over the last 2 decades or so, economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of this globalization. इसके कारण has both short as well as long term implication होते हैं for each country including India. Globalization का मतलब क्या होता है? LPG में हमने समझा था कि वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गया है। सप्लाई साइड जो आज बॉटलनेक हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट हो गया है। यूएसए एंड चाइना हमने बात किया कि दे आर हैविंग सो मेनी टेंशंस, बट देयर इकोनॉमीज, देयर प्रोडक्टिविटी, देयर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई लाइन, एवरीथिंग इज सो interconnected.
सो ग्लोबलाइजेशन इज़ देयर, और ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है तो अक्सर हम देखते हैं स्टॉक मार्केट्स यूएसए में चेंज होते हैं, इंडिया में निफ्टी एंड सेंसेक्स में उसका इम्पैक्ट आ जाता है. Nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economy. ये सारी कंट्री ट्राई करती हैं. To this effect they are forming regional and global economic grouping, जैसे कि सार्क होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, देन यूरोपियन यूनियन है, ईयू है, अभी जैसे इससे ब्रेग्जिट हो गया था, ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया, देन एशियान एक है, देन G8 कंट्री है, G20 कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन कि G7 को हम क्यों ना G11 बना दें, RCEP के भी अभी बात हो रहे हैं. तो ये ग्रुपिंग क्यों हो रही है? बिकॉज वर्ल्ड भी इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे. There is also an increasing eagerness on the parts of various nations try understand the developmental process pursued by their neighboring nations. ये अलाउ होता है टू कॉम्प्रीहेंड देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना क्लासरूम में देर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, हम एक दूसरे से देख के सीखते हैं, इसको हम बोलते हैं पीयर लर्निंग. बिकॉज हम इंडिविजुअल नहीं, हम ग्रुप में हैं, ग्रुप में भी ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, लर्न थिंग्स फ्रॉम ईच अदर vis-a-vis their neighbors. So in the unfolding process of globalization, this is particularly considered essential by developing countries as they face competition not only from developed nation but also amongst themselves. रिलेटिवली लिमिटेड इकोनॉमिक स्पेस में एन्जॉयड बाय द डेवलपिंग वर्ल्ड. तो ये कंपटीशन भी होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया और बांग्लादेश को देखो, इनका कंपटीशन अक्सर है गारमेंट्स में, गारमेंट्स एंड ऑल में बांग्लादेश ने भी काफ़ी अच्छा लीड ले रखा है. सो ऐसे कंपटीशन भी होता है. Then understanding of the other economies in our neighborhood is also required as all major economic activities in the region में impinge है on overall human development in a shared environment. हमारा जो growth है, हम देखेंगे हमारी interdependence काफ़ी ज़्यादा होती है. overall human development shared environment है. अभी कोविड-19 है, देन अभी साइक्लोन अम्फन आया था, उसने कोलकाता, वेस्ट बंगाल में भी इम्पैक्ट हुआ, बांग्लादेश में भी इम्पैक्ट हुआ. लोकुस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकुस्ट कहाँ से इनिशिएट हो रहे हैं? इंडियन ओशन डायपोल, दिस अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ये सऊदी अरेबियन पेनिनसुला जाते हैं, देन ईरान, पाकिस्तान, देन फिर ये इंडिया में आते हैं. सो शेयर्ड एनवायरनमेंट भी है हमारी, शेयर्ड डेस्टिनी भी है. लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 9 में बहुत डिटेल में इसे हमने समझा, एनवायरमेंटल शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस चैप्टर में हम कंपेयर करेंगे डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी पुर्सूड बाय इंडिया एंड द लार्जेस्ट टू इट्स नेबर पाकिस्तान एंड चाइना के कंपैरिजन में. It is to be remembered that despite being endowed with vast natural resources, there is little similarity between the political power setup of India. जैसे इंडिया यूजुअली हमेशा से डेमोक्रेसी रहा है इंडिया, चाइना का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में फ्लिप फ्लॉप वाला रिलेशन रहा है. कभी वहाँ पे डिक्टेटरशिप आती है, कभी डेमोक्रेसी आती है, तो वहाँ पे ऐसे टर्बुलेंट फेज रहा है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है, विच इज़ वेडेड टू अ सेक्युलर एंड डीपली लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी. तो इंडिया इस मामले में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है. मिलिटरिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान में रहा है, अक्सर यहाँ पे दिस पावर कू हो जाता है यहाँ पे और मिलिट्री ओवरथ्रो कर देती है सिविलियन गवर्नमेंट को. कमांड इकोनॉमी चाइना में है, दैट हैज़ ओनली रिसेंटली स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम और मोर लिबरल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग रेस्पेक्टिवली. जैसे इंडिया में 1991 के रिफॉर्म्स हैं ना, ऐसे चाइना में भी रिफॉर्म्स आए हैं. उसके बाद चाइना का टर्न अराउंड हुआ. डेवलपमेंटल पाथ अ स्नैपशॉट व्यू. क्विकली हम देखते हैं कि किसका कैसे प्रोग्रेस रहा है. Do you know that India and Pakistan, China have many similarities in their developmental strategy? शुरुआत सबकी एक जैसी है. All the three nations have started towards their development path at the same time. India Pakistan 47 में आए और Republic of China बना 1949 में. In a speech, Jawaharlal Nehru जी ने कहा था, These new and revolutionary changes in China and India, even though they differ in content, symbolize the new spirit of Asia and the new vitality which is finding expression in the countries in Asia. तो ये बिकॉज शुरुआत एक जैसी है तो स्ट्रगल के फेज भी एक जैसे आते हैं, देन ग्रोथ भी एक जैसी होनी है, ऐसा करके बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ हुई थी उस टाइम पे. ये तीनों कंट्रीज स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सिमिलर वे में. इंडिया में हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था 51-56. पाकिस्तान का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको उन्होंने बोला मीडियम टर्म डेवलपमेंटल प्लान. 56 में चाइना ने इंट्रोड्यूस किया अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन से 1953. देन सिंस 2013 पाकिस्तान इज़ वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 11th 5 ईयर प्लान. डेवलपमेंटल प्लान उनका ऐसा चल रहा है. तो तीनों कंट्रीज़ ने प्लानिंग के वे में अपनी प्रोग्रेस आगे डिसाइड किया.
चाइना अभी 13th 5 ईयर प्लान में है और मार्च 2017 इंडिया अभी फॉलो कर रहा है 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंटल मॉडल। इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्ट करते हैं सिमिलर स्ट्रैटेजी, जैसे कि क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर। शुरू में आप इंडिया के 5 ईयर प्लान देखिए, बाद में ऑल दो नीति आयोग आ गया, बट पहले प्लानिंग कमीशन होता था। इंडिया में शुरुआत के जो 5 ईयर प्लान हैं वो पब्लिक सेक्टर, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाना है, ये ग्रोथ इंजन रहेंगे, इस टाइप की बातें होती थी। रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है ऑन सोशल डेवलपमेंट। फिर 1980s में ऑल 3 कंट्रीज एट सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम भी इनका सेम रहा। वेयर डू दे स्टैंड टुडे इन कंपैरिजन टू वन अनदर, अब इनका क्या पोजीशन है? बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस ट्रेस द हिस्टोरिकल पाथ ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिसी इन चाइना एंड पाकिस्तान, बिकॉज आज जो भी चीज़ें दिख रही है ना, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसका आंसर पास्ट में होता है। सो वी ऑलरेडी नो व्हाट पॉलिसीज इंडिया हैव बीन अडॉप्टिंग सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। तो अभी हम पहले बात करते हैं चाइना का। चाइना 1949 में, इससे पहले इसकी भी हिस्ट्री थी यहाँ पे। देन फिर ये जो कम्युनिस्ट हैं ये यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना और फिर बना पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे एक सिविल वॉर हुआ था, कुओमिंटांग पार्टी एंड ऑल, चाइना की एक हिस्ट्री है यहाँ पे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना अंडर वन पार्टी रूल। यहाँ मल्टी पार्टी नहीं है, केवल एक ही पार्टी है। ऑल क्रिटिकल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइज और जो लैंड्स हैं ये ओन ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, बिकॉज यहाँ पे सोशलिज्म पे इन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया। तो जितना भी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी थी सब गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, देयर इज़ नो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ऐसा बात हुआ यहाँ पे। देन ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ कैंपेन 1958 में। इसका मतलब था हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे, कंट्री मैसिव स्केल में होगा। पीपल वर एनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड, हर कोई इंडस्ट्री लगाएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है। रूरल एरिया में कॉम्यून्स वर स्टार्टेड। कॉम्यून सिस्टम में होता था पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड अक्सर शॉर्टेज होता है तो लोग मिल के उसमें कल्टिवेशन करते थे, इसको बोलते थे कॉम्यून सिस्टम। ये इस टाइप के अरेंजमेंट वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में है, यूएसएसआर में भी हमने देखा था। तो इसमें यहाँ पे इसका नाम रखा है कॉम्यून। 58 में देर वर दीज मैनी कॉम्यून्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फार्म पॉपुलेशन। तो ये दो टर्म है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और दिस इज कॉम्यून सिस्टम। GLF कैंपेन मेट विद मैनी प्रॉब्लम, सीवियर ड्रॉट हुआ, हैवॉक आया चाइना में, 30 मिलियन पीपल मर गए। रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ, विड्रू इट्स प्रोफेशनल्स हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज रशियन रिवॉल्यूशन से ये सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ था। तो अक्सर ये जो सोशलिस्टिक टेंडेंसी वाली कंट्री हैं ये इंस्पिरेशन रशिया से लेती है। 1965 में माओ जेडोंग इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, बिकॉज सोशलिज्म में दो होते हैं, एक होते हैं बॉर्जवा, एक होते हैं प्रोलेटेरिएट। तो इसने प्रोलेटेरिएट कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। माओ जेडोंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन चाइनीज़ हिस्ट्री। माओ जेडोंग, डेंग जियाओपिंग, देन मिस्टर शी जिनपिंग भी काफ़ी पावरफुल लीडर बन गए हैं। 66-76 में स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। उनको ऐसे भेजा जाता था, आप सीखो कंट्री में ही, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना रूरल इंडिया इज़ रियल इंडिया, तो वहाँ पे भी ऐसे ही भेजा गया। चाइना जो प्रेजेंट डे है, ये फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ चाइना में। ये ट्रेस्ड बैक है टू द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 में। चाइना में इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स फेजेस में हुए थे, एक साथ नहीं। इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। रिफॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमिक स्पेसेस नए ओपन हुए हैं जहाँ पहले बिजनेस करने नहीं दिया जाता था। आप इसको LPG ऑफ इंडिया 1991 से थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। कॉम्यून जो यहाँ पे लैंड्स था वो डिवाइड हुआ, स्मॉल प्लॉट्स में अलोकेट हुआ, बिकॉज इसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे आ नहीं रहे थे और रशिया भी पुल बैक कर लिया था। टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हो गया यहाँ पे। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। तो थोड़ा सोशलिज्म से हम दूर जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सोशलिज्म में भी अपने ड्रॉबैक हैं, बिकॉज सोशलिज्म में इतनी इक्वालिटी हो जाती है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हैम्पर होती है। तो ये उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं। लेटर फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स आई, जनरल एंड टाउनशिप विलेज एंटरप्राइजेज आए। ये एंटरप्राइजेज जो थे ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव इन पर्टिकुलर थे। तो जो शुरू में पॉलिसी थी वो पॉलिसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर थोड़ा टिंकर किया इन्होंने। तो ये जैसे वाघा बॉर्डर है, टूरिस्ट प्लेस है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये इंडिया एंड पाकिस्तान का यहाँ पे वाघा बॉर्डर का फोटोग्राफ है। मीनवाइल लेट अस बैक टू चाइना, कम टू चाइना। यहाँ पे एंटरप्राइज ओन बाय गवर्नमेंट था, नोन एज स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, जैसे हमारे यहाँ PSUs भी होती हैं, विच वी इन इंडिया कॉल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज।
ये मेड टू फेस कंपटीशन यहाँ पे रखा, बिकॉज कंपटीशन इज़ गुड, कंपटीशन से कभी डरना नहीं चाहिए, कंपटीशन इज़ रियली गुड, बस ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। द रिफॉर्म प्रोसेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व डुअल प्राइसिंग थी, फिक्सिंग द प्राइसेज इन टू वे। पहला था फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने सीलिंग कर दिया, जैसे हमारे यहाँ एमएसपी भी गवर्नमेंट एक मिनिमम बता देती है, इतना प्राइस हमको देंगे ही देंगे, ऐसे ही उन्होंने गवर्नमेंट फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग हो गया। रेस्ट व परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस। तो कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेड हो गई गवर्नमेंट और कुछ हो गया फ्री मार्केट डायनामिक्स में। ओवर द ईयर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स एंड इनपुट ट्रांजैक्टेड मार्केट में भी इंक्रीज हुआ। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप हुए। एसईजी क्या होते हैं? स्पेशल जोन्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्हें फ्रीडम मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिलता है, से टैक्सेशन में भी एफडीआई ईजी होती है यहाँ पे, एंड ऑल दीज थिंग्स, एक्सपोर्ट में काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उन्होंने बनाए। सो ये मॉडल किसका था? दिस मॉडल वॉज ऑफ से चाइना। अब हम देखते हैं दिस पाकिस्तान। Pakistan, while looking at various economic policies, Pakistan adopted, you will notice, many similar. India and Pakistan में बहुत similarity है। Pakistan also follows the mixed economy model, जैसे इंडिया ने कहा coexistence है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का। 50s-60s में पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया वेराइटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड, वो भी सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करेगा। इम्पोर्ट है, उसका सब्सटीट्यूट हम खुद ही प्रोड्यूस कर लें। पॉलिसी ने कंबाइन किया, टैरिफ प्रोटेक्शन लाया, वहाँ पे टैरिफ प्रोटेक्शन दिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स को, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है उनको टैरिफ प्रोटेक्शन मिला। डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल हुए कॉम्पीटिंग इंपोर्ट्स के साथ। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इससे मैकेनाइजेशन आया, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, यहाँ पे भी ऐसा हुआ था और इनकी प्रोडक्टिविटी राइज हुआ। राइज इन प्रोडक्शन फूड ग्रेन हुआ और अग्रेग्रियन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली चेंज हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आया। पाकिस्तान देन शिफ्टेड पॉलिसी ओरिएंटेशन से। तो ये एक पाकिस्तान का रहा है कि डायरेक्शन इसकी अक्सर चेंज होती रहती है। मेजर थ्रस्ट एरिया आए, डी नेशनलाइजेशन हुआ, फिर एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी हुआ, तो अगेन फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। इस पीरियड में पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्प मिला है बिकॉज पाकिस्तान की लोकेशन इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान ओनली, अदरवाइज देर इज़ नो वे। सो इस बात के कारण वेस्टर्न जो वर्ड्स हैं, बिकॉज अफगानिस्तान में इनिशियली रशिया को यहाँ पे बात था, देन कोल्ड वॉर भी चल रहा था, उसके बाद फिर दिस अफगानिस्तान में दिस मिलिटेंसी एंड ऑल हो गया, मिलिट्री एंड ऑल यहाँ पे कैंपेन्स रन किए यूएसए ने। सो उसके कारण अफगानिस्तान के कारण स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण पाकिस्तान हमेशा से फेवरेट और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज्ड पोजीशन में रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का। देन आउटफ्लो ऑफ इमिग्रेंट मिडिल ईस्ट में कंट्री को स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मिला यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से रेमिटेंस भी आ रहा था। गवर्नमेंट को ऑफर इंसेंटिव हुआ प्राइवेट सेक्टर में, कंड्यूसिव क्लाइमेट हुआ इन्वेस्टमेंट का। 88 में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द कंट्री। तो ये ब्रीफ आउटलाइन है डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी चाइना एंड पाकिस्तान का। अब हम देखते हैं कंपैरिजन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में। तो इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है? ये कोई एक चीज़ बताते हैं, दे आर डेवलपमेंटल इंडिकेटर। तो लेट अस टॉक देम। 6 जैसे पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड है, तो उसमें से एक इंडियन है और एक चाइनीज़ है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की भी और चाइना भी की, और इंडिया चाइना को ओवरटेक भी कर लेगा पॉपुलेशन इन नो टाइम। देन डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान है। पॉपुलेशन पाकिस्तान की रिलेटिवली स्मॉल है, रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। China is the largest nation and geographically occupies the largest among the 3 nations. China is a big country, area wise भी और population wise भी, but इसकी density कम है because area ज़्यादा है। population growth इसका highest in पाकिस्तान है, यहाँ population बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, followed by India and China. देन स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं कि चाइना में एक्चुअली 1970 में आ गया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, तो इससे लो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ वहाँ पे। मेजर्स हुए डिक्लाइन इन सेक्स रेशो, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ये यहाँ पे मेजर्स हुए इसके कारण। देन ये उसका आउटकम था। तो यू विल नोटिस दैट सेक्स रेशो इज़ लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल 3 कंट्री। इन तीनों कंट्री ने यहाँ पे पुअर परफॉर्म किया है बिकॉज पैट्रियार्की है, सन प्रेफरेंसेस यहाँ पे ज़्यादा है। रिसेंट टाइम्स में 3 कंट्रीज आर एडॉप्टिंग वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ये एक बैलेंस होना चाहिए, इट शुड नॉट बी स्क्यूड। 1 चाइल्ड नॉर्म था, रिजल्टेंट अरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो हैव अदर इम्प्लीकेशन। इससे इनके क्या वर्क फोर्स अभी डिक्लाइन होने लग गई। सो हमने इसे पढ़ा था एक करंट अफेयर्स में कि चाइना इस पॉलिसी को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे दे वर डूइंग दिस।
So after a few decades China there will be more elderly people in proportional to young people, और इंडिया के पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव 2 चिल्ड्रन। ये फिर बाद में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को वापस रोल बैक कर लिया। फर्टिलिटी रेट इज़ ऑल्सो लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हाई है चाइना में, इंडिया में हैविंग 34% ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया। ओके, सो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर से जैसे हैं, इंडिया का ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इस टाइम पे है 1.352 ओके मिलियन है ये, चाइना 1393, पाकिस्तान इज़ दिस मच। एनुअल ग्रोथ इंडिया का अराउंड 1 है, चाइना का 0.46 है, पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी सी पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की बहुत ज़्यादा है 455, चाइना की लेस है, पाकिस्तान की भी लेस है 275। सेक्स रेशो 924, 949, 943, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, हमारा यहाँ सेक्स रेशो इज़ नॉट गुड। देन फर्टिलिटी रेट देखें तो इसमें भी इंडिया मिडिल में है, पाकिस्तान ऊपर है और चाइना कम है। अर्बनाइजेशन देखें तो सी यहाँ 59 है चाइना का, और इंडिया का 34 है और पाकिस्तान का 37 है। तो इस तरीके से बात होती है, इंडिकेटर फैक्ट बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ द वे टू कंपेयर estimated population, annual growth of population, density, sex ratio, fertility rate and urbanization. So this is about GDP and sector। अगर अपन देखें, this is the map, okay, this is our country India, ये नेबर पाकिस्तान है और ये नेबर चाइना है। यहाँ पे लैंड एंड यूज़ के हिसाब से ये सारे लाइव स्टॉक है, दिस इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना में। मच टॉक्ड इशू जो होता है वो होता है जीडीपी का। जीडीपी सेकेंड लार्जेस्ट हो गई है, चाइना की जीडीपी इज़ वेरी हाई, 22.5 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की अराउंड 9 है एंड पाकिस्तान की है 0.94, रफली अबाउट 11% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। इंडिया की जीडीपी अबाउट 41% ऑफ चाइनाज़ जीडीपी है, तो चाइना इज़ क्लियरली लीडिंग बाय अ बिग मार्जिन। डेवलप्ड कंट्रीज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ ग्रोथ रेट ऑफ इवन 5%, चाइना का डबल डिजिट ग्रोथ रेट हुआ है इस ड्यूरेशन में, जो रिमार्केबल है। इवन इंडिया का भी अच्छा ग्रोथ रहा है यहाँ पे। इंडिया इन दिस China have done well in this growth rate. Then Pakistan was ahead of India. China was having double digit growth. India was at the bottom in the 1980s. फिर 15-17 में डिक्लाइन हुआ यहाँ पे, बिकॉज 1991 के बाद इंडिया में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो इंडिया ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया था। ये एनुअल ग्रोथ है जीडीपी का परसेंटेज में 1980 टू 2017। सी इंडिया 5.7, 10.3 एंड 6.3, देन नाउ इट इज़ 7.3, 6.8 एंड 5.3। ये डेटा है एडीपी का। तो इंडिया फॉलो एनी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मेजर, हमने ट्राई तो किया था बट हमने 1 चाइल्ड ऐसा कुछ पॉलिसी लेके नहीं आए इंडिया में। इंडस्ट्री की बात करें तो सी चाइना में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इंडिया ने ज़्यादा फोकस किस में किया था, सर्विस में किया था। 1991 एलपीजी रिफॉर्म चैप्टर में हमने पढ़ा। सो दिस इज़ द वे। यहाँ पे लिखा है चाइना का ग्रोथ रेट इंडिया मेट विद मॉडरेट इंक्रीज हुआ ग्रोथ रेट में। सम स्कॉलर्स परफॉर्म प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान में भी हुआ, बट पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत होती है, गवर्नमेंट का कोई फिक्स्ड लाइन नहीं होता, गवर्नमेंट वहाँ पे सिक्योर नहीं रहती, इनस्टेबल रहती है, तो ये उसकी प्रोग्रेस में हैम्पर होता है। डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान रहा, देन लेटर सेक्शन इन contributed to different growth rate in these country. First, let us look at people engaged in different sector contribute to GDP and now called GVA. GVA sector specific के लिए ज़्यादा accurately ये चीज़ें हमें identify indicate कर पाते हैं, तो हम वहाँ पे GVA कर लेते हैं, इनका summation and all taxation and ये लगा के फिर हम final GDP भी find कर सकते हैं। अब पाकिस्तान हैव मोर proportion of urban population than India, 37 अराउंड था। चाइना ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन द एरिया सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इज़ रिलेटिवली स्मॉल। चाइना का एरिया टेरेन इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में जबकि प्लेन्स हैं, दिस गंगा एंड दिस ब्रह्मपुत्रा एंड दिस पंजाब में प्लेन्स ज़्यादा हैं इंडिया में। चाइना 40% कल्टिवेबल एरिया है इन इंडिया, टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर ओनली 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। इंडिया यहाँ एडवांटेज में है। मोर देन 80% ऑफ पीपल इन चाइना वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। शुरू में सारी कंट्रीज यूजुअली प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं इकोनॉमी में, एग्रीगेरियन फार्मिंग एज देयर सोल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। गवर्नमेंट ने एनकरेज किया पीपल को टू लीव देयर फील्ड्स एंड परस्यू एक्टिविटीज़ जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, मतलब सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटी में आइए आप। फिर वर्कफोर्स को इसने ऐसे धीरे धीरे चेंज किया। इंडिया एंड पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर टू जीवीए में है वो 16 से 24%। ओके, इंडिया का अराउंड 16% है, पाकिस्तान का अराउंड 24% है एग्रीकल्चर का।
प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट इन दिस सेक्टर इज़ मोर इन इंडिया। इंडिया में हमारा यही प्रॉब्लम है, 50% से ज़्यादा जनता एग्रीकल्चर में लगती है और कंट्रीब्यूशन केवल 16% आता है। पाकिस्तान में 41% एग्रीकल्चर में है, इंडिया में इट इज़ से 43%। 24% ऑफ पाकिस्तान वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन इंडस्ट्री, 19% ऑफ GVA वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कितना इनपुट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितना आउटपुट मिला। ये सेक्टोरल शेयर है एम्प्लॉयमेंट, GVA एंड GDP का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में। नाउ 25% प्रोड्यूस गुड्स, 30% ऑफ GVA हो गया। देन यहाँ पे इन ऑल 3 कंट्रीज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट शेयर ऑफ दिस GVA। सर्विस सेक्टर अभी भी यहाँ पे ज़्यादा है इन ऑल 3 कंट्रीज़ में। नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में कंट्री पहले शिफ्ट होती है एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ये इंडिया एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंट है, इंडिया का जो ग्रोथ हिस्ट्री है। यूजुअली क्या होता है कंट्रीज़ में, पहले प्राइमरी सेक्टर आता है, फिर आता है दिस मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, और फिर ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ आती है। बट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फेज़ हमने स्किप कर दिया, सीधा प्राइमरी से सर्विस में आ गए हम। प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान लो 25% टू 24% रेस्पेक्टिवली था। कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का GVA में 30% इंडिया, 19 इन पाकिस्तान है। शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टू द सर्विस सेक्टर। तो इंडिया एंड पाकिस्तान में आई एम टेलिंग यू ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ऑल 3 कंट्रीज सर्विस सेक्टर इमर्जिंग एज अ मेजर प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है ना, तो सर्विस सेक्टर डोमिनेट करने लग जाता है। देन इसी ड्यूरेशन में 1980s में प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स देखें तो पाकिस्तान वाज फास्टर इन शिफ्टिंग इट्स वर्कफोर्स टू सर्विस सेक्टर देन इंडिया एंड चाइना। बट पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट 5 डेकेड में ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये कम होगा, वर्कफोर्स ज़्यादा है बट कंट्रीब्यूशन कम होगा, ये डिक्लाइन है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना मेंटेन अ नियर डबल डिजिट ग्रोथ, और चाइना की स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने एक्सपर्टीज़ बना लिया है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज चाइना। तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पाथ चुना, इंडिया ने सर्विस सेक्टर पाथ चुना, एंड इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी सर्विस सेक्टर चूज़ किया था। तो इसके अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, सर्विस सेक्टर के चैलेंजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग के भी चैलेंजेस हैं। सो दिस ऑल वर्क इन टोटलिटी में ये चीज़ें देखनी चाहिए हमें। ये ट्रेंड्स एंड आउटपुट ग्रोथ है डिफरेंट सेक्टर में। सी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस 80-90 का और 14-18 का। एग्रीकल्चर में सी इंडिया 3.1, 3.1, 14-18 में भी 5.9, 3.1, इसका कम हुआ। देन पाकिस्तान का 1.7 हो गया। इंडस्ट्री में इंडिया से थोड़ा कम हुआ है बिकॉज LPG रिफॉर्म ने मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल पे ज़्यादा बेनिफिट दिया नहीं। चाइना 10.8 टू से 5.3, 7.7 टू 4.8। सर्विस में सर्विस में मोरलेस सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है यहाँ पे। सो ये है आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में। चाइना का 13.5 था, देन ये 7.5 है यहाँ पे। इंडिया का 6.9 है, दिस इज 7.6, 6.8 टू 5.8। दिस कीप ऑन चेंजिंग, ओके। डू नॉट नीड टू लाइक यू शुड नो द ट्रेंड बट देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। यू शुड नो द ट्रेंड कि कैसे इनका प्रोग्रेस हुआ है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन चाइना वॉज एबल टू मेंटेन रेट ऑफ ग्रोथ, यूजुअली ज़्यादा रहा 80-90 में। पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर आउटपुट में इंडिया का ये स्ट्रेंथ रहेगा। चाइना का ग्रोथ इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, और इंडिया की ग्रोथ है केवल सर्विस सेक्टर, हमने बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान हैज शोड डेसिलरेशन इन ऑल 3 बिकॉज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो ये तो बात हुआ इस इंडस्ट्रीज एंड ऑल का। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, बिकॉज ह्यूमंस भी कैपिटल है, बिग कैपिटल। Importance of human development indicator in the lower classes and the position of many developed and developing countries देखते हैं यहाँ पे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान है परफॉर्म इन सम ऑफ द सेलेक्ट इंडिकेटर। सी ये सारे जो नंबर्स हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ओके इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस बट रिमेंबर दिस, ओके। इंडिया में ये सारे फिगर्स यू शुड नो, और ये सारे फिगर्स आपके बात करने में, आपकी राइटिंग में, आपकी थॉट प्रोसेस में दे शुड वर्क इन बिहाइंड, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू से इतना हुआ, रैंक HDI में से इतना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से इतना है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, दिस मच इज़ फिगर। इफ़ यू डोंट रिमेंबर द फिगर देन एटलीस्ट यू शुड नो कि वेयर डू वी स्टैंड कंपैरेटिवली वर्ल्ड में, ये फिगर अच्छा है या बुरा है, एटलीस्ट दिस यू शुड नो। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा दिस मच, बिलो पॉवर्टी लाइन हमारा इतना है, IMR है। अब यू शुड नो कि ये अच्छा फिगर है या ख़राब फिगर है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस्ड। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 29.9 है, ये इम्प्रूव हुआ है बट
इज़ इट गुड? नो, बिकॉज कंपैरिजन होता है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। यहाँ देखो चाइना का 8.5 है, सो अगेन हमें इससे कंपेयर करना है, इधर नहीं कंपेयर करना है। दिस इज़ 8.5, तो इसके कंपैरिजन में अभी ये फिगर इज़ नॉट गुड। देन एमएमआर में भी देखो हमने इम्प्रूव किया है, बट हियर दिस इज़ लेस। population using at least basic sanitation, then population using at least basic drinking water sources, percentage of undernourished children, see 37.9 और यहाँ पे केवल 8.1 है। सो दिस इज़ द वे वी शुड कंपेयर, जो यहाँ अच्छा है और उससे देखो कि हमारा फिगर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो वी आर नॉट गुड, हमारा ये फिगर काफ़ी ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए था इन कंपैरिजन टू से यहाँ पे। सो रिमेंबर दीज इंडिकेटर्स, दीज ऑल इंडिकेटर्स यू शुड नो द मीनिंग, ये क्या बताते हैं। एट द सेम टाइम यू शुड नो, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इज़ इट गुड और बैड, विच डायरेक्शन दिस इज़ मूविंग। चाइना इज़ मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, काफ़ी मामले में आगे है। इनकम इंडिकेटर, जीडीपी पर कैपिटा वेरी गुड, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, हेल्थ इंडिकेटर, मोर्टेलिटी रेट, सैनिटेशन, लिटरेसी एक्सपेक्टेशंस और लाइफ मल नरिशमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मल नरिशमेंट, इसमें चाइना ने बेटर परफॉर्म किया है। पाकिस्तान इज़ अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन ऑल्सो, बट इंडिया ने भी अभी जैसे स्वच्छता अभियान एंड ऑल से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है अब हमने। चाइना में 1 लाख बर्थ में ये सारे फिगर्स हैं इसमें। सो यू शुड नो द ट्रेंड कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कंपैरिजन, देखें तो पॉवर्टी रेट जो है वो यहाँ पे क्या फिगर्स हैं, दैट इज़ अगेन चेंज। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चाइना एंड देन इंडिया पाकिस्तान, अगर अपन वेस्टर्न कंट्रीज से देखें तो ये फिगर्स बहुत अच्छे फिगर्स भी नहीं है। कंपैरिजन करना है तो वी शुड कंपेयर विद दीज वेस्टर्न वर्ड्स एज वेल। Such questions we should also note a problem while using the human developmental indicator conviction given with conviction, because these are all extremely important indicator हैं, these are not sufficient, these we need may be called लिबर्टी इंडिकेटर भी होना चाहिए यहाँ पे। वी ऑल्सो नीड वॉट मे बी कॉल लिबर्टी, जैसे इंडिया में काफ़ी लिबर्टी है, आपको प्रेस का फ्रीडम है, देयर आर सो मेनी फ्रीडम, बट चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कर्ब, स्टेट स्पॉन्सर्ड कर्ब्स काफ़ी ज़्यादा है, इंटरनेट बंद है एंड सो मेनी थिंग्स, देन आप वहाँ पे सैंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो लिबर्टी इंडिकेटर इज़ ऑल्सो वन थिंग। एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ये फ्लॉप शो है। देन सम ऑब्वियस लिबर्टी इंडिकेटर्स जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, इंडिया का इसमें अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सी पाकिस्तान में जुडिशरी एंड मिलिट्री अक्सर दे लॉगर हेड पे होते हैं, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन है, नॉट इवन बीन इंट्रोड्यूस सो फार। सो दीज आर ऑल्सो वन थिंग। अदरवाइज जो कंपैरिजन है केवल नंबर्स से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि टोटलिटी में चीज़ें हमें देखनी चाहिए। नाउ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ का अप्रेजल देखें तो दिस इज़ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी मॉडल है, दोनों के हिट्स एंड मिसेस हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तीनों के इनफैक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग फेज़ में आया। परफॉर्मेंस ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री भी डिफरेंट है, we could get some best practices, understanding of the roots of their success and failure, because दोनों चीज़ें टोटलिटी में नहीं होती, कुछ सक्सेस होती हैं कुछ फेलियर्स होते हैं, फिर इनको कंबाइंड हम देखा जाते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। तो नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। कंट्रीज एगो डेवलपमेंट फेज डिफरेंट था, इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस आया। देन वी नो दैट रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन चाइना 78 में, पाकिस्तान में 88 में और इंडिया में 1991 में। ये टर्निंग पॉइंट है इकोनॉमी का, 78, 88 और इंडिया का 91। लेट अस ब्रीफली हैव एन अचीवमेंट फेलियर्स देखें प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म में। चाइना ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म 78 में किए थे, बिकॉज इनिशियली हमने देखा पॉलिसी बहुत डिफरेंट थी, फिर 78 में चेंजेस हुए, इसको भी एक्सटर्नल यहाँ पे बोला जाएगा। जैसे इंडिया को बोला था ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। जैसे हमने इंडिया को देखा था, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा था, बट चाइना में भी प्रॉब्लम अगर एक्सटर्नल नहीं थी तो इंटरनल प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीमली स्टेट कंट्रोल ज़्यादा हो रहा है, सोशलिस्ट भी टेंडेंसीज़ हैं, इससे प्रोडक्टिविटी वहाँ पे हैम्पर हो रही थी और ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो इंडिया एंड पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंड्यूस्ड है, चाइना में मोर और लेस सेल्फ इंड्यूस्ड है।
लीडरशिप एट दैट टाइम इन चाइना वॉज नॉट हैप्पी विद द स्लो पेस ऑफ ग्रोथ है, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है चाइनीज़ इकोनॉमी अंडर द माओइस्ट रूल। इनको लगा माओइस्ट विजन ऑफ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, शनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। उन्होंने ट्राई किया 49 से 78 तक, बट दे रियलाइज दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, सो वी नीड टू चेंज। एक्सटेंसिव लैंड फॉर्म हुआ, कलेक्टिवाइजेशन हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ, अदर इनिशिएटिव, पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट 78 में उतना ही था जितना मिड 1950s, तो इतने सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी। It was found that establishment of infrastructure in the areas of education, health, land reforms, long existence of this decentralized planning and existence of small enterprises had helped positively in improving the social and income indicator of the post-reform period. तो इनको ऐसा यहाँ realization है. Before the introduction of reform, they had already been massive extension of basic health services in rural areas. So this is a plus thing. यहाँ पे उन्होंने workout किया. कम्यून सिस्टम जो हमने पढ़ा था, कलेक्टिव एग्रीकल्चर, देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर फूड ग्रेन, तो ये भी एक प्लस था। Experts also point out that each reform measure was first implemented at a smaller level and then extended to a massive scale. This is a good strategy. पहले छोटी जगह उसे ट्राई करो, फिर बड़ी जगह उसे इम्प्लीमेंट करो. Experimentation under decentralized government enable to assess the economic, social and political cost of success or failure. So अब इन्हें समझ में आ गया है now what we need to do. When reforms were made in agriculture, as pointed out earlier by this handing over plots of land individuals को दिया collectivization के बाद के replacement में for cultivation, तो इससे prosperity आया, vast number of poor people को, ये छोटे लेवल पे अभी टेस्टिंग हो रही है। कंडीशन फॉर द सब्सिक्वेंट फिनोमिनल ग्रोथ भी हुआ, रूरल इंडस्ट्रीज बिल्ट हुई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस आया ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने का, तो ग्रेजुअली ये इन्होंने ऐसे आगे बढ़ा। स्कॉलर्स कोट मैनी सच एग्जांपल्स ऑन हाउ रिफॉर्म मेजर्स लेड टू रैपिड ग्रोथ इन चाइना, रिफॉर्म से ऐसे रैपिड ग्रोथ हुआ। स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तान में द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू वर्जनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यहाँ पे अलग स्टोरी हो गया। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन 1980s में ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैव फॉलन इन द 1990s में, ये कम हो गया, रिफॉर्म्स के बाद इनकी कम हो गई, बिकॉज यहाँ रिफॉर्म्स कब आए थे, 78 में आए थे पाकिस्तान में, और यहाँ पे तब फैक्टर्स अच्छे थे, इंडिकेटर्स अच्छे थे, बट इसके बाद इसका नोज डाइव हो गया। Data on international poverty line में पाकिस्तान is quite healthy. Scholars using this official data of Pakistan indicate rising poverty there. तो reforms वहाँ पे थोड़े backfire हुए हैं। Proportion of poor in 60s इतना था, declined to 25% in 80s, started rising again in recent decade. तो रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों हुआ? चाइना ने तो कितना इम्प्रूव किया, इवन इंडिया ने भी बेटर परफॉर्म किया, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। वाई? डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी। स्कॉलर्स बोलते हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ, फूड सप्लाई सिचुएशन व बेस्ड नॉट एन इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज बट ऑन गुड हार्वेस्ट। तो रिफॉर्म्स इसमें कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं होंगे। जब अच्छा हार्वेस्ट है तो इकोनॉमी गुड कंडीशन में है, जब अच्छा हार्वेस्ट नहीं हो तो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टैग्नेशन हो जाता है, नेगेटिव ट्रेंड आ जाते हैं। You will recall that India had to borrow from IMF and World Bank to set right its balance of payment. ये हमने चैप्टर 3 LPG में पढ़ा, BOP क्राइसिस था। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा नहीं था, केवल 14 दिन का पैसा था हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ एनी कंट्री। तो इस पूरे इसमें इंडिया ने पैसे लेने थे, पैसे लेने की कंडीशन थी कि रिफॉर्म करो, तो इंडिया रिफॉर्म करेगा। Important to know how it can be earned. If a country is able to build up its foreign exchange earning by sustainable export of manufactured good, it need not worry. चाइना का एग्जाम्पल देखिए आप, फॉरेन एक्सचेंज देखिए चाइना का, दिस इज़ ह्यूज। देन पाकिस्तान का मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग केम फ्रॉम रेमिटांस से आता था। रेमिटांस मतलब इस घर के लोग बाहर गए हैं पैसा कमाने और घर में वो पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो उससे इसकी फॉरेन अर्निंग हो रही है। इंडिया में भी वर्ल्ड में नंबर 1 है इंडिया रेमिटांस लेने में, तो ये भी एक इंडिया का फैक्टर है। कोविड-19 में सबसे एक बड़ा थ्रेट ये आ रहा है कि वंदे भारत मिशन से हम सारे भारतीयों को बाहर से वापस बुला रहे हैं, बट अगर वो वापस आ गए यहाँ पे तो बाहर से फिर रेमिटांस आना बंद हो जाएगा। दैट इज़ अ बिग चैलेंज। पाकिस्तानी वर्कर मिडिल ईस्ट में काफ़ी काम किया, वॉलेटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया वहाँ पे, ऑल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन। ये अब पाकिस्तान का कल्चर भी चेंज हो जाएगा और ये लोन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, सेल्फ सस्टेन नहीं रहेगा। डिफ़िकल्टी होगी पेइंग बैक द लोन ऑन द अदर, बिकॉज पैसा उधार लेते हैं तो उसको चुकाना भी पड़ता है। लास्ट फ्यू ईयर्स में पाकिस्तान रिकवर हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन रही है, एनुअल प्लान आया, रिपोर्ट
जीडीपी जो है रजिस्टर्ड अगेन दिस मच हुआ है. द मेन रीज़न इफ़ यू आस्क मी, द मेन प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज़ दिस इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. तीन टाइप की वहाँ पे गवर्नमेंट चल रहा है. एक यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज़ नॉट गुड, देन extremist and all these things are there, then फिर USA and all these so many this turmoil is there. that is why यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ. अगर कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे कंक्लूजन अपना ये है कि इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्रैवल साथ में जर्नी स्टार्ट किया था, बट दोनों का तरीके थोड़े थोड़े अलग रहे हैं 7 डिकेड्स में. डेवलपमेंटल पाथ का रिजल्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट रहा है. 17 तक मोर और लेस सब एक जैसे लेवल पे थे. लास्ट 3 डेकेड में टेकन डिफरेंट कंट्री डिफरेंट लेवल पे. इंडिया में सबसे बड़ा जो ताकत है हमारी वो है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म मॉडरेटली, बट अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. ये एक इशू रहा है हमारा, बट अदरवाइज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया का हाईलाइट है. Infrastructure is lacking in many parts of the country. Challenge है yet to raise the level of living of more than 1/4 of the population that lives below the poverty line. because हमारे यहाँ population भी तो बहुत ज़्यादा है. so that is why हमें एक challenge आ जाता है इतने सारे लोगों को uplift करने का. इकोनॉमिस्ट यहाँ पे सोचते हैं. स्कॉलर्स का ओपिनियन है political instability, over dependence on remittance and foreign aid along with volatile performance of agricultural sector, ये सबसे बड़ा कॉज है स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी का. दीज 3-4 थिंग्स. लास्ट 3 ईयर्स में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी पॉजिटिव्स दिखाए हैं. हायर ग्रोथ रेट्स है रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक रिकवरी. देन चाइना में लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम रही है. इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है. ह्यूमन राइट्स बिकॉज यू नो दिस कोविड-19 में भी देखो 84,000 समथिंग के बाद चाइना में नंबर ही नहीं बढ़ा. दे आर नॉट रिपोर्टिंग एनीथिंग. पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है वहाँ पे. एवरीथिंग सेंसर हो जाता है, न्यूज़ बाहर आती नहीं है. ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा कंसर्न है वहाँ पे. लास्ट 4 डेकेड में मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट, तो इन्होंने एक मिडिल वे किया. डेंग जियोपिंग एंड ऑल. इसके बाद पॉलिसी चेंज भी होगा. शी जिनपिंग अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखा रहे हैं. तो चाइना इज़ ऑल्सो चेंजिंग, रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी. तो थोड़ा बेटर हुआ है चाइना. Unlike India and Pakistan attempting to privatize their public sector enterprises, China ने यूज़ किया मार्केट मैकेनिज्म, क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. वहाँ पे उसने ट्राई किया. तो चाइना इज़ लिटिल बिट जो बिकॉज चाइना में एक और प्रॉब्लम है. डेटा फिगर जो न्यूज़ मार्केट बाहर आ रही है दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चंस है वो रियल है या नॉट रियल है. बट जो आ रहा है डेटा बाहर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ किया है. China has ensured social security रूरल एरिया में भी. पब्लिक इंटरवेंशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायर टू रिफॉर्म has brought about positive result in human development indicator in China. So this is the story of China. This is सक्सेस और फेलियर दोनों का मिक्स बैग है. 1949 से चाइना की स्टोरी, 1947 से इंडिया और पाकिस्तान का स्टोरी. सो लेट अस हैव अ रीकैप. अनफोल्डिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हुआ. डेवलपिंग कंट्रीज अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल प्रोसेस परस्यूड बाय देयर नेबर. तो हम दूसरों का देखते हैं तो हमें सीखने को मिलता है. एज दे फेस कॉम्पिटिशन, डेवलप नेशन इज ऑल्सो अमंगस्ट देमसेल्व्स. इंडिया पाकिस्तान चाइना सिमिलर फिजिकल एंडाउमेंट है बट टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है. All 3 countries follow similar planned pattern of development, structural establishment to implement developmental policy. दोनों का different रहा है, तीनों का इनफैक्ट डिफरेंट रहा है यहाँ पे. Then अर्ली 1980s में डेवलपमेंटल इंडिकेटर तीनों कंट्री में, ग्रोथ रेट, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम ये सेम थे. इसके बाद चेंजेस आएंगे. 78 में से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए चाइना में, 88 में हुए पाकिस्तान में एंड 1991 में हुए इंडिया में. देन इनिशिएटिव वाइल दे वर फोर्स्ड अपॉन इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस इज़ द डिफरेंट थिंग. चाइना में उन्होंने खुद से इन्होंने किया और इंडिया एंड पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने कंडीशंस रखी थी यहाँ पे. पॉलिसी मेजर्स दोनों के डिफरेंट हैं दीज कंट्रीज़ में. वन चाइल्ड नॉर्म, पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना में आया. मेजर चेंजेस येट टू टेक प्लेस. इंडिया एंड पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया. इवन चाइना ने भी इसको रोल बैक कर दिया है काफ़ी हद तक. आफ्टर 70 years planned development, majority of the workforce in all the countries depend on agriculture. The dependency is greater in India. इंडिया में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं और आउटपुट कम है. चाइना ने फॉलो किया क्लासिकल डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग. बिकॉज हमने पहले पढ़ा है. सी दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रीड सिस्टमेटिकली. 9th पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, अभी हम 11th में. अब बहुत सारी चीज़ें 12th में आएगी, फिर हायर क्लासेस में आएगी. वो चीज़ें ग्राउंड से शुरू नहीं होंगी बिकॉज ग्राउंड कवर्ड है 9th, 10th, 11th, 12th दिस वे. सो दैट इज़ वाई फॉलो दिस अप्रोच.
डिपेंडेंसी इज़ ग्रेटर इन इंडिया है, क्लासिकल डेवलपमेंट पैटर्न। तो ग्रेजुअल शिफ्ट पहले हमने देखा था, यूजुअली कैसे होता है, एग्रीकल्चर होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर सर्विस होता है। इंडिया डायरेक्ट एग्रीकल्चर टू सर्विस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग स्किप कर दिया इसने। देन चाइना इंडस्ट्रियल सेक्टर मेंटेन हाई ग्रोथ रेट था, इट इज़ नॉट इन इंडिया एंड पाकिस्तान जैसा नहीं है। रैपिड इंक्रीज जीडीपी पर कैपिटा चाइना में हुआ। मैनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, चाइना हमसे काफ़ी ज़्यादा अहेड है। दैट टेबल इज़ एक्सट्रीमली गुड, रिमेंबर ऑल दोज डेटा। स्ट्रैटेजीज जो चाइना की थी एडॉप्टेड इन द प्री रिफॉर्म पीरियड, और पाकिस्तान में इनफैक्ट ऐसा हुआ 1988 ऑनवर्ड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन भी हुआ है रिफॉर्म के बाद, चीज़ें बेटर नहीं हुई हैं। Assessing the developmental indicator, we have to consider the liberty indicators as well. So this is the final chapter. These are the exercise. Try to answer. Why are regional and economic grouping formed? ये क्यों बनता है, RCP की क्यों बात है यहाँ पे? And then हम से अगर यहाँ पे क्वाड की बात है तो why that quad is being asked? जैसे ब्रेग्जिट से क्यों अलग हुआ, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन क्यों अलग हुआ? What are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economy? सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करते हैं, टैरिफ कोटा सिस्टम भी आता है। What similar developmental strategy India and Pakistan followed respective developmental path में? इंडिया और पाकिस्तान में पता है डिफरेंसेस बहुत कम है, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, चाइना हैज़ इनिशिएटेड इन 1958, बट ये उतना सक्सेसफुल होगा नहीं। चाइना का रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रेस बैक टू रिफॉर्म इन 78, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है चाइना के लिए, और ये खुद से इन्होंने रिफॉर्म्स लाए। पाथ ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसा रहा है? वन चाइल्ड नॉर्म हिट एंड मिस है। सेलियंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर है चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया के। देन सेक्टोरल जब भी बात आती है तो हम जीवीए देखते हैं, जीवीए जीडीपी का कैसे कॉन्ट्रास्ट हुआ, जैसे 8 कोर होते हैं हमारे यहाँ, कोर इंडस्ट्रीज एंड ऑल। देन वेरियस इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमने ये टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे आईएमआर, एमएमआर, एज एक्सपेक्टेंसी, दिस ऑल थिंग इज़ मेंशन। लिबर्टी इंडिकेटर एक चीज़ है जिसमें इंडिया काफ़ी अच्छा है, सम एग्जांपल्स ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर, चाइना में नहीं है इतना। इवेल्युएट करें वेरियस फैक्टर, रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना का भी। नाउ ग्रुप द फॉलोइंग फीचर्स पर्टेनिंग टू द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, 3 हेड में। वन चाइल्ड नॉर्म, लो फर्टिलिटी रेट, सी इंडिया इसमें मिडिल में है। हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडिया पीछे है इसमें। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसा है, वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, लार्ज पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर। देन रीजन स्लो ग्रोथ के क्या है, री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देन सेलियंट ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर क्या है, ग्रोथ रेट का क्या ट्रेंड्स हैं। सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो ये था फिर हमारा कंपैरिजन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। ये कंपैरिजन जो हमने ड्रॉ किया, हमने इसे ड्रॉ किया फैक्ट्स एंड फिगर्स में, पॉलिसीज़ में, और डेटा उसका क्या हुआ, अप्रेजल है डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का। ये टेबल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। स्टैंडिंग कहाँ पर है, डेटा है या तो अगेन इट इज़ गुड। ये सारे फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स एंड टॉक्स। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, देन हमने इसमें फिर स्टडी किया इंडस्ट्रीज़ कैसे परफॉर्म किया। तीनों कंट्री का स्ट्रैटेजी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहा है। लैंड यूज़ एंड एग्रीकल्चर, जीडीपी एंड सेक्टर कंट्रीब्यूशन। देन ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, पॉपुलेशन इज़ वन थिंग, नेशनलाइजेशन एसईजी हुआ, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इंडिया एंड पाकिस्तान ने अपनाया, चाइना का डिफरेंट मॉडल था। देन यहाँ पे ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन आया, यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF इज़ इम्पॉर्टेंट। डेवलपमेंटल पाथ है, स्नैपशॉट है, इंट्रोडक्शन है। सो geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partner, necessity has made us allies. So this is our thing. So in this way we have covered 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्लास 9th पढ़ लिया है, क्लास 11th पढ़ लिया है, क्लास 12th पढ़ लिया है। वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम मिलेंगे क्लास 12th की NCERT में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।